हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि परमाणु मॉडल के आधार पे या परमाणु मॉडल के आधार पे आवेशन की व्याख्या। जैसा कि हमने हेडिंग दिया, परमाणु मॉडल के आधार पे आवेशन की व्याख्या या विद्युतीकरण के इलेक्ट्रॉन थ्योरी या आवेश के बारे में आधुनिक मत, है ना। मॉडर्न थ्योरी ऑफ चार्ज ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग आवेशन की व्याख्या करेंगे, ठीक है ना, वो भी परमाणु मॉडल के आधार पर या इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर, ठीक है ना। और इसके आधार पे आवेश की एक परिभाषा और हम लोग देंगे, ठीक है ना। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंट, पहले वाले वीडियो लेक्चर जो पहला पढ़ाया था हमने, तो उसमें भी एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा था कि चार्ज क्या है, आवेश के पहले जो है विद्युत क्यों लगा, उसकी खोज कैसे हुई, मतलब कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में जाना। फिर हमने देखा एक्सपेरिमेंट के ही थ्रू कि आवेश कितने टाइप के होते हैं और इस किस किस टाइप के चार्ज में अट्रैक्शन होता है, किस में रिपल्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ आया कि रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों होता है, जिसका मतलब चार्ज दो टाइप के होते हैं, जबकि द्रव्यमान और द्रव्यमान में केवल अट्रैक्शन होता है, इसलिए द्रव्यमान एक टाइप का होता है। तो ठीक है ना। हमने फिर वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वैज्ञानिक थे जिन्होंने उनका नामकरण किया, तो धन और ऋण किस आधार पे रखा, ये हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा। तो आज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ेंगे, विद्युतीकरण के इलेक्ट्रॉन थ्योरी या उसका आधुनिक मत, आवेशन का आधुनिक मत क्या है, या परमाणु मॉडल के आधार पर आवेशन की व्याख्या कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से हुआ है, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं। यानी पदार्थ का निर्माण परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और साथ ही साथ परमाणु का भी निर्माण दो भागों से मिलकर बना होता है। परमाणु का भी निर्माण क्या होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग को हम लोग नाभिक कहते हैं, जो परमाणु के सेंटर में होता है, ठीक है ना, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन धन आवेशित होता है, मतलब प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, वहीं पे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो उदासीन होता है। नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिन पे ऋण आवेश होता है। अब तो हम लोग जान चुके हैं कि आवेश दो तरह के होते हैं, धन और ऋण आवेश। तो उन्हीं चीज की हम इस थ्योरी के आधार पे व्याख्या भी कर लेंगे, ठीक है ना। घर्षण की व्याख्या कि घर्षण करने पे कैसे एक धन आवेश आता एक वस्तु पे और दूसरे वस्तु पे ऋण आवेश आता है। तो वहीं पे देखेंगे कि हमने क्या कहा कि नाभिक में प्रोटॉन जो धनावेशित होते हैं, धनावेश पाया जाता है, वहीं न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। नाभिक में होने के कारण प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक से दृढ़ता से बंधे होते हैं, ठीक है ना। और वहीं पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर जो होते हैं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा देते हैं, उस पर ऋण आवेश पाया जाता है। और उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जितने कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन पे जितना धन आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों पे ऋण आवेश होता है। इस तरह से धन और ऋण आवेश बराबर और विपरीत प्रकृति के होने के कारण परमाणु जो है पूरी तरह से विद्युत उदासीन होता है, उस पर कुल चार्ज जीरो होता है, क्योंकि जितना धन आवेश नाभिक में होता है उतना ही नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो नेट जीरो होता है, ठीक है ना। तो हमने बता दिया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो क्या होता है कि अगर घर्षण के कारण, जैसे हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण ऊष्मीय ऊर्जा बनती है, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, ठीक है ना। या एक चीज और ये कह सकते हैं इसके पहले कि होता क्या है कि जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नाभिक के पास रहते हैं, वो प्रोटॉन से अट्रैक्शन के कारण बंधे होते हैं, जिनको हम लोग बंधक इलेक्ट्रॉन या बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे नाभिक से हम दूर जाते हैं, दूर वाली कक्षाओं की तरफ बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक से अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता जाता है, दूरी के हिसाब से वो कम होता जाता है। तो जो एकदम आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है उसका नाभिक से अट्रैक्शन ढीला पड़ जाता है, तो थोड़ी सी ऊर्जा पा करके वो अपनी कक्षा छोड़ सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो घर्षण के कारण क्या होता है कि उसमें ऊर्जा होती है, जैसे आप हाथ को रगड़ो तो हाथ गर्म हो जाता है, तो उसमें ऊर्जा के कारण क्या होता है कि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अब
परमाणु छोड़ करके निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो घर्षण के कारण उसमें ऊर्जा के कारण क्या होता है कि परमाणु के भीतर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आ जाता है ना। क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु छोड़ के निकल जाते हैं। तो जाहिर से जाता है जब परमाणु छोड़ के इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल जाते हैं परमाणु को, तो दोनों की संख्या में अंतर आ जाता है। और परमाणु के भीतर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पहले बराबर थे, तो अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, कौन ज़्यादा हो गया? प्रोटॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए थे उतनी संख्या में प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया? धन आवेश आ गया। तो इस तरह से परमाणु धनावेशित हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश से इलेक्ट्रॉन परमाणु के ऊपर आ जाते हैं तो कौन ज़्यादा हो जाता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से परमाणु क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई वस्तु या पदार्थ आवेशित तब कहा जाएगा जब पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन पदार्थ से निकलकर चले जाएं या इलेक्ट्रॉन पदार्थ पे आ जाएं। तो जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं तो वो आवेशित हो जाती है, तो उसे हम धनावेशित कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वस्तु पर आ जाते हैं या पदार्थ पे बाहर से आ जाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो वो ऋणावेशित हो जाती है। तो हम कहते हैं कि वो वस्तु ऋणावेशित हो गई। और इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं तो हम कहते हैं वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि कोई वस्तु आवेशित होने का अर्थ यह है या तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है या तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। कमी है तो धनावेशित होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो ऋणावेशित होगी, ठीक है ना। वो क्या होगी? ऋणावेशित होगी। अब कहने का मतलब है कि एक बात याद रखिए कि आवेशन की क्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, यानी कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन ही निकल कर जाते हैं और वस्तु पे आते हैं प्रोटॉन नहीं। क्योंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना भारी होता है। यानी प्रोटॉन भारी होता है, वो नाभिक में दृढ़ता से बंधा भी होता है, इसीलिए चलने वाला काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है और वो हल्का होता है, तो इसलिए प्रकृति ये फैसला करती है कि चलने का काम वही करेगा जिसको चलने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो वो चलेगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी चलने के लिए, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसको चलने के लिए कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इसलिए चलने वाला काम हमेशा कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन के आने जाने के वजह से ही वस्तु पे आवेश आता है, तब कहा जाता है कि वस्तु आवेशित हो गई। इस आधार पर अगर हम उसको परिभाषित करना चाहें, आवेश की परिभाषा देना चाहें, तो हम दे सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने और त्यागने के प्राप्त करती है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने के बाद प्राप्त करती है। अब देखिए, जब हम रेशम को कांच से रगड़ते थे, आवाज आइए इस पे कि घर्षण के कारण आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो जब हम कांच को रेशम से रगड़ते थे तो उस रगड़ में क्या होता था कि कांच के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पे चले जाते थे। तो जितने इलेक्ट्रॉन कांच से निकल करके रेशम पे चले जाते थे उतना कांच पे धन आवेश हो जाता था, ठीक उतने ही बराबर रेशम पे ऋण आवेश होता था, ठीक है ना। तो यानी कि कांच और रेशम पे बराबर आवेश होते थे लेकिन विपरीत चिन्ह के। और जब उनको हम टच करा दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो बराबर चार्ज थे, विपरीत चिन्ह के थे, तो वो एक दूसरे को गायब कर देते थे। बिल्कुल उसी तरह से गायब कर देते थे जैसे हम +4 को -4 में ऐड करें तो उसका रिजल्ट 0 हो जाता था। तो इसी के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनका नामकरण किया था धन और ऋण आवेश के रूप में, ठीक है। तो ये थी आवेशन की व्याख्या, ठीक है ना, परमाणु मॉडल के आधार पर, ठीक है। परमाणु मॉडल के आधार पे तो हमने घर्षण वाला भी बता दिया। उसी तरह एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली के खाल से जो है इलेक्ट्रॉन निकल कर के एबोनाइट के छड़ पे जाते हैं तो बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है, एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। और ये बात भी क्लियर हमने बताया था कि कोई वस्तु के आवेशन होने के कारण की जो क्रिया होती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कांच जो है धनावेशित हो, ऋणावेशित भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कांच को किस पदार्थ से रगड़ा गया। किसी पदार्थ का धनावेशित होना, ऋणावेशित होना, वो उसकी प्रकृति और संरचना पर डिपेंड करता है। कोई ऐसा पदार्थ होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन
आसानी से निकल सकते हैं। कोई ऐसा पदार्थ होता है जिसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता हो। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखता होगा तो वो ऋणावेशित होगा। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाने की प्रवृत्ति होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं, रगड़ के कारण छोड़ देते हैं, उसकी प्रवृत्ति धनावेशित होगी। तो ये डिपेंड रखता है कि किसी वस्तु किस से रगड़ा गया है, उसकी बनावट क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे आपका बकायदा एक नोट बन सकता है। ठीक है ना। पढ़ देते हैं इसको कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु दो भागों से मिलकर बनाता है। नाभिक, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। अतः परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि जितने धन आवेश होते हैं उतना ऋण आवेश होता है। घर्षण के कारण ऊष्मीय ऊर्जा के कारण परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर हो जाता है तो परमाणु आवेशित हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक हो जाती है तो परमाणु ऋणावेशित एवं कम हो जाने पर धनावेशित हो जाता है। अतः किसी वस्तु के आवेशित होने का अर्थ है उस वस्तु के परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कम या अधिक होना। जब इलेक्ट्रॉन वस्तु को दे दिए जाते हैं तो वो ऋणावेशित और जब निकाल लिए जाते हैं तो वो धनावेशित हो जाती है। अतः केवल इलेक्ट्रॉन ही विद्युतीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही आवेश हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि साथ ही हमेशा, क्योंकि जोड़ी में इसलिए पाए जाते हैं कि हम अगर दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो अगर एक पर एक प्लस आता है तो एक पर एक माइनस आता है। प्लस माइनस हमेशा जोड़ी में ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो एक पे धन आएगा तो एक पे जरूर ऋण आएगा, यानी कि जोड़ी बनी रहेगी, इसलिए जोड़ी बनते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1837 गुना भारी होता है और ये नाभिक से दृढ़ता से बंधा होता है। तो चलने का कार्य हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। तो आवेशन की क्रिया में केवल कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन ही लेता है। ठीक है। तो आवेशन की क्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। अब आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मूल आवेश क्या होता है, आवेश की प्रवणता क्या होती है और आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं। आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं और उसी में हम लोग इसके जो प्रकार हैं, इसकी जो प्रकृति है उसको भी लिखेंगे। हमने उसको लिखा नहीं, इस तरह बताया है तो उसमें उसको भी लिखेंगे। ठीक है ना। और वहाँ पे हम लोग ये भी लिखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है और आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग यही जानेंगे। ठीक है ना। उसके मूलभूत गुणों के बारे में, उसके मात्रक के बारे में। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।